जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव और आप सभी के यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे आप लोग को जो टेस्ट सीरीज जो चलता है उसका मैथ का सेशन का डिस्कशन कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं टेस्ट में। ये टेस्ट नंबर 12 है। टेस्ट सीरीज जो है जीएसएससी का हम लोग का चल रहा है। तो उसी टेस्ट सीरीज का जो है जो डिस्कशन जो है कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे जो है कुछ निकल करके चल जाते हैं जिससे टेस्ट खत्म होते ही। तो उसका डिस्कशन जो है यूट्यूब पे भी होता है। तो लगभग जो डिस्कशंस होते हैं वो, लेकिन हर टेस्ट में जो आपका डिस्कशन होता है लगभग, तो देखेंगे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम बताएंगे, समझेंगे। और आप लोग को समझने के दौरान अगर किसी भी चीज में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। नहीं होगा तो उसका हम स्पेशल वीडियो उस तरह के टाइप के क्वेश्चंस का आप लोग को स्पेशल वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे ताकि उस तरह के क्वेश्चंस आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम यहाँ पे आज जो है जो टेस्ट जो 12 था उस टेस्ट 12 का जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मैथ सेशन का, ठीक ना। पूरा 150 क्वेश्चन का टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक ना। आप लोग देखते होंगे अभी ये सेट 12 है और बहुत सारे जो है खोटा का भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना। उसका भी 2-3 टेस्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का जो जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो 2 कॉपी आपका जो है सिलेबस पे आधारित रहेगा। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं रहता है। और खास करके हाँ, थोड़ा सा लेवल हो सकता है कि हाई हो जाए क्वेश्चंस का, लेकिन आपका सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए 111वां नंबर क्वेश्चन आने की इससे पहले ऐसा नहीं कि 111 से शुरू किए, इससे पहले जीएस के होंगे, झारखंड के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, ठीक ना। तो 111 से मैथ स्टार्ट थे। तो 111वां नंबर क्वेश्चन आने की मैथ का पहला नंबर क्वेश्चन जो था, कह रहा है क्या कि यदि एक्स वाई इजकल टू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 45 तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए अगर x प्लस यानी कि दोनों का मल्टीपल अगर 18 है तो कह रहा है क्या कि ये एक भी दिया हुआ है। तब सिंपल देखिए आप यहाँ पे x प्लस वाई ही पूछा जा रहा था। आपको पता होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसका वैल्यू तो आपको दे रखा था कितना, 45 दे रखा है ना, 45 प्लस इसका वैल्यू देखिए दे रखा है 18, तो 18 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। ये दोनों को ऐड कर लो, हो जाएगा आपका कितना 81। तो x प्लस वाई बराबर 8 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। तो x प्लस वाई आपका जो रियल आंसर हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आंसर पहला इसका राइट आंसर था, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं था, एकदम सिंपल सा सरल सा सवाल था। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपको क्या कहा जा रहा है, कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 7/6 एंड 1/9 ईच। कह रहा है क्या कि 7/6 जो है ना, 7/6 है ये, और ये है 1/9। इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम। फिर से तो आपको सिंपल इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि 6/7 प्लस ये ऊपर चल जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखो 7 9 63 और 6 हो जाएगा 69/7। और फिर से इसका रेसिप्रोकल कह रहा है, ये 7 हो जाएगा ऊपर और 69 हो जाएगा नीचे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बी नंबर एकदम परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 13वां क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक ना। क्या है कि कह रहा है कि इफ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इजकल टू 62 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6। तो देखिए आप लोग को बताए हैं, जो भी क्लास किए होंगे मेरे पास, सब लोग को बताया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स है तो इससे हम लोअर फॉर्म ला सकते हैं, यानी कि x प्लस 1/x अगर करना चाहें तो x माइनस 1/x करना चाहें तो हम ला सकते हैं। ये हो जाता है क्या, मान लेते हैं कि ये a है, ये हो जाता है माइनस में जाएंगे तो a माइनस 2 का अंडर रूट, और प्लस वाले में जाएंगे तो अंडर रूट a प्लस 2 हो जाता है। अब सिंपल देखिए आपको पावर 4 दे चुका है और आपको पावर कहां तक पहुंचना है, आपको पावर 6 तक पहुंचना है। तो 6 तक पावर पहुंचने का कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कि क्यू करके, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कर करके इसी का फिर से मल्टीप्लाई कर देना। एक तो ये प्रोसेस है ना, यानी कि क्यू का पावर निकालो और फिर उसी से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा,
क्योंकि देखो अगर पावर 4 है तो पावर 4 से हम पहले क्या करेंगे ना कि जस्ट लोअर पावर में आएंगे, और जस्ट लोअर पावर ये देखो प्लस का साइन ही है, तो प्लस का साइन है तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू है 62। तो इसका जस्ट लोअर पावर में अगर हम प्लस वाला में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 62 प्लस 2 यानी कि 64 का अंडर रूट करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अंडर कितना हो जाएगा 8 यानी कि स्क्वायर का वैल्यू 8। तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, देखो 6 तक पहुंचना है ना, तो क्या करो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4, तो आपका वैल्यू एक तो पता ही था, और इसी में मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आपका मिलने तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में एक गैप आएगा जो दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी क्या है दोनों के पावर के बीच का x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 62 इंटू इसका कितना आया था वैल्यू 8, और माइनस क्या होगा इसका वैल्यू कितना था 8, तो माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1, 8 6 48 हो जाता है, 1 49 में माइनस अगर 8 कर दें तो 488 आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो डी नंबर एकदम परफेक्ट आंसर है, इसका राइट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपको इससे स्पेशल हो, तो अगर और भी किसी को अगर दिक्कत होगा ना तो अलजेब्रा का जो है ना खास करके हम यहाँ पे वीडियो हम इस तरह के क्वेश्चंस का जो है आपको पहले से ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल से सारा चीज बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किए समझ में आ गया होगा, जस्ट हायर पावर से लोअर पावर में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 114 नंबर क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे सिंपल देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए ए HCF का क्वेश्चन है 114 नंबर। ठीक है, तो HCF कह रहा है क्या कि 27AQ प्लस BQ, सॉरी प्लस नहीं है, 27AQ BQ, और यहाँ पे है 36AQ BQ, है ना, सॉरी A स्क्वायर BQ, और 54A स्क्वायर B स्क्वायर। तो सिंपल सबसे पहले अब यहाँ पे ए देख सकते हैं कि देखिए ए का HCF क्या होता है, कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर, यानी कि उभयनिष्ठ पद और उसके मिनिमम घात। तो देखिए सबसे पहले ए और बी जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ए का मिनिमम घात 2 दिख रहा है हर जगह पे, और बी का भी 2 दिख रहा है हर जगह पे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको कहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन, तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अगर किसी का दिक्कत होगा, दूसरा यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 27, 36 और 54 का HCF तो 9 होगा, 27 तो होगा नहीं, 18 तो होगा नहीं, क्योंकि 18 से 27 से नहीं कटता है, तो 9 हो जाएगा। तो 9A स्क्वायर बी स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सिंपल देखिए 15 नंबर में एक फार्मूला है, एक फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको कॉट A माइनस बी बराबर फार्मूला ही होता है कॉट A इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला ही डायरेक्ट आपको दिया गया था। क्लियर है? इस फार्मूला को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16, उस 16 में भी देखिए ट्रिगोनोमेट्री से ही आपका सवाल था 16 नंबर में, इस तरह के क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं था, सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो नीचे का क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे पूरा डिटेल से भी, तो नीचे क्या हो जाएगा बता दो, सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1, और ऊपर अगर हम करेंगे तो देखिए आप लोग को भिन्न का जोड़ पता होगा ना, तो ये वाला इधर से मल्टीपल हो जाएगा, ए वाला इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बता दो, सेक स्क्वायर ए होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा सेक ए, क्या कि इसमें मल्टीपल होगा, इधर से करेंगे तो हो जाएगा क्या, फिर से प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर जो बचेगा हम लोग का क्या बच जाएगा, 2
सेक स्क्वायर ए देखो अंडर रूट पूरे में है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, टेन स्क्वायर। और ऊपर में देखो क्या है आपको, अंडर रूट टू सेक स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक ना, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर हो जाता है टेन स्क्वायर ए। अगर हम अंडर रूट को हटा दें, अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू आ जाएगा, और पावर हट जाएगा तो रूट टू सेक ए अपॉन टेन ए हो जाएगा ना, रूट टू सेक ए अपॉन टेन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या है ना कि इसको अगर हम सेक को लिखेंगे तो सेक क्या होता है, वन बाय कॉसेक, सॉरी वन बाय कॉस, तो जो रूट टू है ये सेक हो जाएगा वन बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय टेन हो जाता है क्या, साइन ए बाय कॉस। अब देखिए इधर सिंपल अगर देखें तो ये कॉस ऊपर चल जाएगा ना, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, और वन बाय साइन बराबर होता है कॉसेक, तो हो जाएगा रूट टू कॉसेक, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो वन बाय साइन बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल सा सवाल था, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था, सिंपल सॉल्व कर सकते थे, यानी सिंप्लीफिकेशन के जैसा था ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है, 117 नंबर, 116 तक तो हो गया ना, 116 नंबर ही सवाल था ना, देखिए इसमें, हाँ 116 तक हो चुका है, हम लोग 117 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए जो आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट की सुविधा है, तो जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो भी मेरे नंबर पर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक ना, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे ध्यान दीजिए, 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है 117 नंबर में, कहता कि मेहंदी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 आवर्स इफ ही इज ज्वाइंड by Janvi who is 50% more efficient, in what time will they together finish the work। मेहंदी एक काम को 25 घंटे में पूरा कर सकती है, यदि उसके साथ जानवी शामिल हो जाती है तो 50% अधिक कुशल है, जो 50% अधिक कुशल है तो वह काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। देखो सिंपल 50%, एफिशिएंसी से सवाल था, 50% को हम लोग लिखते हैं 1/2 होता है ना, तो कहता है क्या कि मेहंदी और जानवी, देखो ध्यान देना, मेहंदी और जानवी, तो मेहंदी का जो जानवी का जो एफिशिएंसी और मेहंदी से 50% ज्यादा है, किससे कंपेयर, जिससे कंपेयर करता है नीचे, तो जानवी का एफिशिएंसी अगर 2 है, 2 पीस पर डे काम करती होगी, या तो 2 पीस पर आवर काम करती होगी जानवी, तो सॉरी मेहंदी से ना जानवी का एफिशिएंसी ज्यादा है ना, देखो एक सेकंड, यदि उसके साथ जानवी शामिल हो जाती जो, अच्छा मेहंदी से ज्यादा है, तो जिससे कंपेयर कर रहा है उसको 2 लेना है, ठीक ना, तो मान लेते हैं कि मेहंदी का एफिशिएंसी जो है वो 2 पीस पर आवर है, तो इससे एक ज्यादा है जानवी का, यानी कि इसका हो जाएगा 3 पीस पर आवर। तो ये देखियो क्या निकल गया, एफिशिएंसी, आपको बताया है कि टोटल पीस ऑफ वर्क कैसे निकलता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो देखो किसका टाइम दे रखा है आपके पास, मेहंदी कह रहा है कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में, तो मेहंदी एक दिन में 2 काम, तो 25 दिन में कितना काम करेगा, 50 काम, तो टोटल कितना काम रहा होगा, 50। अब दोनों अगर मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन लग जाएगा बता दो, 50 है ना, तो सिंपल देखो कितना लग जाएगा, तो टाइम ऑफ, अगर दोनों का जो है मेहंदी और जानवी मिल करके करेगा तो 50 काम, और एक दिन में कितने काम होंगे दोनों मिलेगा, तो 3 + 2 कितना 5, तो आपका कितना लग जाएगा, 10 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका। क्लियर है, तो बी नंबर एकदम राइट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ सकते थे इजी से, कुछ नहीं था इसमें। देखिए क्या है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ
x for which the expressions 5x plus 3 and 7x minus 3 becomes equal is x का वह मान निकालें जिसके लिए व्यंजक 5x plus 3 और 7x minus 3 बराबर हो जाए। तो सिंपल x का वैल्यू यहाँ पे था दोस्तों, उसको पुट करके देख लेते, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। अगर हम x बराबर 3 रखते हैं पहला ऑप्शन, तो देखो 5 दिया 15 और 3 कितना 18 हो जा रहा है। इसमें अगर 3 रखेंगे तो 7 या 21 में से 3 चल जाएगा 18, एकदम राइट आंसर था, सी नंबर एकदम राइट आंसर। सिंपल वैल्यू देख करके देख लेते थे। ये कह रहा है कि क्या हम x का मान रख दें ताकि दोनों जगह पे क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन में सिंपल देखिए क्या कह रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक लोकल ट्रेन जो है, सिंपल देखिए ध्यान दीजिए इधर, कह रहा है कि एक लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट की कीमत 140 रुपया, यानी कि दिल्ली का कीमत 140 रुपया है, और मासिक पास यानी कि अगर आप पास बनाते हैं महीने भर का तो उसका कीमत है कितना, 3200 पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो कितना राशि बचाता होगा। तो बता दो, अगर वो मासिक पास नहीं खरीदता तो उसको महीने में 30 दिन था ना, तो एक दिन का चार्ज इतना था, तो 30 दिन में कितना देना पड़ता, तो 14 गुना 3 42, यानी कि 4200 रुपया देना पड़ता। लेकिन वो पास के आधार पर मात्र कितने रुपया में चल जा रहा है, तो 3271 रुपया में चल जा रहा है। तो अगर हम इसमें 3271 रुपया माइनस कर देते हैं तो 9 बचेगा, 9 में से 2 गया, यहाँ 7 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 929। तो उसने 929 रुपया सेव किया है, कितना में से 4200 में से इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लो, ठीक ना। तो 929 भागा अगर हम दे देते हैं 42 से तो हो जाता है 22 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक ना, 22.11 कुछ आता है, ठीक ना, परसेंटेज। तो आप यहाँ पे डी नंबर इसका परफेक्ट आंसर दे सकते थे। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर। सिंपल सा था, कह रहा है कि अगर वो डेली जो है इतना रुपया खर्च करता तो 30 दिन में इतना करता, और अगर पास खरीदता है तो इतना रुपया में वो 30 दिन चल जाती है। तो कितना रुपया जो है वो सेव किया इतना, और कितना बचा लिया, यानी कितना परसेंट में पूछ रहा है, तो कितना में से, इसी से कंपेयर करेंगे। क्लियर, चलिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है देखो, सिंपल 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि एक बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर दिया है रेट, रेट ही हाफ ईयरली है। अ कस्टमर डिपॉजिट ₹8,000 each of 1st January and 1st July of a years. At the end of years, the amount he would have gained by वे ऑफ इंटरेस्ट इज, कहता है क्या एक बैंक में प्रति छमाही 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की पहली जनवरी, यानी कि वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई, देखिए जुलाई क्या होता है, जून जैसे होता है, जून के बाद जुलाई हो जाता है ना, तो सिंपल ये भी देखिए यहाँ पे 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है, जुलाई को इतना इतना रुपया दिया। तो सिंपल देखिए कहता है कि वर्ष के अंत में कितना रुपया प्रदान की जाती है। तो सिंपल यहाँ पे देखो ये सीआई का है, तो सीआई का क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5% का वैल्यू अगर हम लोग लिख सकते हैं तो होता है 1/20। अब देखिए ये इंस्टॉलमेंट के केस के आधार पे ही चलता है, यानी कि आप 2 बार दिए हुए हैं ना, जब तक आपका देखिए पहला दिए थे जनवरी में, फिर दिए जुलाई में, और दोनों इक्वल इक्वल दिए हैं, तो आपको लास्ट में कितना इंक्लूड मिलेगा वही आपको है। तो ये भी एक तरह से इंस्टॉलमेंट के जैसा चलता है। तो सीआई का इंस्टॉलमेंट आप लोग को बताए हैं कि पहला अगर 20 से 21 है तो दूसरा इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 से 441। अब यहाँ पे देखना था कि अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल होता था तो हम लोग इधर इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, डिपॉजिट इक्वल है उसका, है ना। देखो कितना है, डिपॉजिट करता है 8000, यानी कि पहली बार भी वो 400 रुपया जमा किया होगा, तो अगले बार भी। ये दोनों को हमको इधर वाला इक्वल करना है, तो इधर 20 से गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर हो जाएगा कितना 420। देखो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8000 रुपया, अगर ये सॉरी 800 रुपया टोटल के बार में कितना दिया होगा, टोटल 2 बार में अगर वो 800 रुपया दिया होगा तो उसको मिला होगा कितना
862 यानी कितना हो जाएगा, देखो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 1 और 4 और 2 कितना, 861। यानी कि दो बार है, पहले बार 400 रुपया दिया था इतना बना, दूसरे बार 400 इतना बना, दोनों मिला करके अगर देखें तो पूरे एक साल में अगर वो 800 रुपया जमा किया होगा तो उसका कितना बना होगा, इतना, यानी कि इंटरेस्ट के रूप में कितना बना, 61। तो सिंपल देखो, उसने प्रत्येक बार कितना दे रहा था, 800, 8000, यानी कि 400 बराबर अगर हम 8000 कर दें तो 1 मिनट बराबर देखो क्या होगा, 2 जीरो से 0 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से कटेगा कितना, 20, यानी कि 1 मिनट का वैल्यू 20 हो जाएगा। इसको सिर्फ 20 से आपको गुना कर देना था, 0 2 6 दूनी 12 का 2 6 दूनी 12, यानी कि 1220 आपका राइट हो जाता है आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, सिंपल, कुछ करना आगे नहीं था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल जो है देखिए क्या है, ट्वेंटी वन नंबर जो सवाल है आपका, देखिए क्या कह रहा है, सिंपल समझिए। 21 नंबर में कह रहा है, कहता है कि एक चावल का व्यापारी 16 क्विंटल चावल 1280 रुपये में खरीदता है और 18% चावल परिवहन में खो देता है, तो 23% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से चावल बेचना चाहिए। तो सिंपल देखिए क्या है कि उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है चावल के लिए, 1280 रुपया, है ना। तो उसने कितना परसेंट प्रॉफिट चाह रहा है, 23%, यानी कि 123%, यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, होना चाहिए ना। इतना रुपया में इसको बेचना चाहिए, टोटल को जो है 1280 रुपया में खरीदा था, 23% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 1280 का 123% उसको टोटल चाहिए। अब देखो इसमें से उसके पास कितना केजी बचा है, तो 16 क्विंटल पहले था, उसमें से 18 क्विंटल तो वेस्ट हो गया, तो उसके पास बचा मात्र कितना बता दो, 72, यानी कि कितना, 82 क्विंटल बचा। तो 82%, यानी कि टोटल 16 का कितना परसेंट बचा, 82% बचा। तो यानी कि अब ये नीचे क्या निकल गया आपका, क्वांटिटी, और ऊपर क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। तो 1 किलो का वजन क्या होगा, आप सॉल्व कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आने वाला है, तो कितना है, 1280 इंटू 123 डिवाइडेड बाय, आप कर लो कितना, 16 और 82, तो आपका 120 राइट आंसर आ जा रहा है। तो आप इसको क्रॉस करके देख लीजिएगा सारा, ठीक ना, आपका आंसर हो जाएगा 120। यानी कि ये सिंपल समझ में आ गया क्या किए, यानी कि ये जो है 1280 रुपया को उसने 23% बढ़ाना चाह रहा है, तो बढ़ा दिए, 123% कर दिए, और उसका जो क्वांटिटी था वो 18% कम हो गया, तो 82% हो गया, तो 1 केजी का दाम कितना रहा होगा, वही आपसे पूछा गया। सिंपल, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे जो क्वेश्चन है 122 नंबर में क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। 122 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है कि 780 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटे अधिक लेती है, ठीक ना। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी हो जाती है, तो एक राजधानी 6 घंटे कम समय लेती है, तो राजधानी की गति क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए क्या है, अगर बताओ जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो समय कम लेगा ना, तो यहाँ पे हम सिंपल अगर यहाँ पे ऐसे लिखें कि 780 किलोमीटर जो है का पहले कौन ज्यादा लेता था, 780 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटा ज्यादा लेता है, एक्सप्रेस ज्यादा लेता है ना, तो 780 बटे अगर हम एक्सप्रेस कर ले, एक्सप्रेस का स्पीड, और 780 को अगर हम राजधानी से जाएंगे, तो यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 8 आवर होगा, कितना होगा, 8 आवर होगा, होगा ना। और दूसरा में कह रहा है क्या कि अगर इसने अपना स्पीड बढ़ा लिया, किसने अपना स्पीड बढ़ा लिया, एक्सप्रेस ने, तो राजधानी से कम समय लेता है। अब राजधानी से कम समय लेता है 6 घंटा, तो बता दो ये 780 डिवाइडेड बाय आर अगर हम कर दें, और माइनस 780, और एक्सप्रेस का स्पीड 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो इसका डिफरेंस हो जाता है 6। कह रहा है कि 780 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस जो है राजधानी से 8 घंटे अधिक लेता है, तो एक्सप्रेस जो है देखो राजधानी से 8 घंटे अधिक लेता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड बराबर होता है ना टाइम। और कह रहा है क्या कि हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दिया गया है, दोगुनी कर दिया गया, तो राजधानी से 6 घंटे कम लेता है, अब यहाँ पे 6 घंटे कम लेता है, तो आपको कह रहा है क्या कि राजधानी की गति क्या है। अब सिंपल देखो, राजधानी की गति निकालना है आपको, तो एक्सप्रेस वाला काट दो, तो एक्सप्रेस वाला कैसे काट देंगे, तो ऐसा कर देते हैं ना कि इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो ये दोनों क्या है, प्लस माइनस तो है ही, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरे तरह से। तो बता दो अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐड कर दे रहे हैं ना, तो ऐड करो तो -780 डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना बता दो, 0, 8 दूनी 16 का 6, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे आर इजकल टू, ये दोनों जुड़ेगा तो 12 और 8 कितना हो जाएगा बता दो, 20 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये दोनों में से इतना माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बता दो, 0, यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कितना बच गया, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 780, तो 780 बटे आर इजकल टू हो जाएगा 20, इजकल टू हो जाएगा कितना 20, 0 से 0 कैंसिल, तो आर बराबर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देख लो, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 39 हो जाएगा, कितना 39 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 39 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना, आपका जो आंसर हो जाएगा 39 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन सारा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी इजी क्वेश्चन ही था सेट में, और इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल कह रहा क्या, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 8/5 से के स्थान पे यानी कि 8/5 से गुना करना था, लेकिन उसने गुना कर दिया 5/8 से, तो आंसर में कितने % की त्रुटियां आई है वही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए सिंपल, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को जो है ये दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ताकि वो 5 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40, तो हम नंबर को मान लेते हैं है 40। ठीक ना, अगर हम 40 को 5 से यानी कि 8/5 से गुना करते, ये कट जाता 5 से 8, यानी कि आपका आंसर आता 64, लेकिन कर दिए 5/8 से, तो आपका आंसर आ गया 25। तो कितना कम हो गया बता दो, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पे 26 है तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो इतना जो है कम हो गया, कितना में से 64 में से इंटू 100। तो सॉल्व कर लो, 39 जो है लगभग कितना % होने वाला है देख लो, यहाँ पे आंसर जो आएगा, तो यहाँ पे देखो 10% इसका इतना होता है ना, तो अगर हम देखेंगे तो 60%, 10 को अगर हम यहाँ पे 6 6 36, तो 60% से लगभग आसपास होगा, तो इसका आंसर लगता है, हमको लगता है वो ये नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार, देखिए 3900 डिवाइडेड बाय 64 ना, तो 60.94 आता है, यानी कि 60.93, तो वही बोले कि लगभग कितना आ जाएगा, तो 60% आ जाएगा, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। 24 नंबर में क्वेश्चन में कहता है क्या कि त्रिभुज DEF, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DEF G and H are points on side DE and DF, कौन कौन सा पॉइंट है, G और H। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, कहता है क्या, रिस्पेक्टिवली GH इज पैरेलल टू EF, यानी कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल भी एक दूसरे का, इफ G डिवाइड्स DE इन द रेशियो 3:2, यानी कि DE को जो है किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, 3:2 में, और कह रहा है क्या कि इफ HG इजकल टू 8 HF इजकल टू 8 है, तो कह रहा है क्या कि आपको निकाल रहा है DF, यानी कि यहां से यहां तक। तो ये जो है ना, देखो जरा ध्यान दो, थेल्स थ्योरम के आधार पर आप लोग देखे होंगे, थेल्स थ्योरम का है, अगर किसी भी ट्रायंगल्स में, इसे अभी ABC एक ट्रायंगल्स हम लेते हैं, इसके अगर पैरेलल यहाँ पे मान लेते हैं कि DE है, अगर किसी भी ट्रायंगल्स में किसी भी एक साइड का कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो अदर दोनों साइड को टच करता हो, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार पे यह होता है क्या कि AD अपॉन DB इजकल टू AE अपॉन EC, यानी कि जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका होगा। ठीक ना, तो इधर का भी रेशियो होगा 3:2, तो बता दो जो रेशियो साइड का इधर है वही रेशियो इधर होगा, 3 और 2 5, तो कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट और 2 यूनिट 5 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर अगर 8 है तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा वही निकालना था, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका 20, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। कितना हो जाएगा,
क्योंकि जो रेशियो इधर है वही रेशियो इधर होगा, 3:2, ठीक ना। तो बता दो कि ये 2 यूनिट बराबर 8 है, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो यहां से यहां तक कितना यूनिट, 5 यूनिट, तो हो जाएगा 20 आपका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन सिंपल देखिए क्या है, कहता है कि एक समचतुर्भुज का आंतरिक कोण 60 डिग्री है और उसके छोटे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कितना होगा, ध्यान दीजिए। 125 का आंसर हो सकता है गलती से कुछ दिया गया था, तो आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो ध्यान दीजिएगा, उसका आंसर दूसरा होगा। देख लीजिए क्या आएगा कि एक रोम्बस है, ठीक ना। एक रोम्बस हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं और उसमें कह रहा है क्या कि जो लोवेस्ट जो है छोटे विकर्ण, यानी कि छोटा विकर्ण तो यही होगा ना, छोटा विकर्ण ये होगा, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका एक एंगल्स दे रखा है 60। तो आप यहाँ पे सिंपल ध्यान दीजिए कि ये 60 है और ये भी 60 होगा, सामने आमने सामने का कोण बराबर होता है, और ये एंगल बचा 120। अब ये भी एंगल बचा 120, तो इसको अगर हम इसको अगर डायमीटर से करें तो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है डायमीटर, ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। तो एक जो ट्रेंगल बना वो इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया, और इधर भी इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो ये जो एरिया हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8, और देखो एक इधर और एक इधर, तो इंटू 2 भी करना होगा, तो 8 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो देखो 4 8 चौक 32 √3, यानी कि डी नंबर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कितना, डी नंबर। क्लियर है। आगे देखो 126 में जो है वो क्या है, सिंपल देख लो। 126 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो सिंपल कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक ना, एबीसी, और एक ट्रायंगल है डीईएफ, डीईएफ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक ना। एबी ओ की लंबाई दे रखा है 10 और संगत भुजा डीई की लंबाई है 6। तो कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज के परिमाप का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल आप लोग को बताए होंगे कि पेरीमीटर ऑफ ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ DEF बराबर होता है इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो 10/6 यानी कि रेशियो हो जाएगा 5:3। तो पहला नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी संगत भुजाओं की रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, और उसी रेशियो के जो रेशियो होता है संगत भुजाओं का करस्पॉन्डिंग साइड का, वही हो जाता है उसके पेरीमीटर का भी रेशियो। अगर एरिया का रेशियो पूछता तो उसका स्क्वायर हो जाता। क्लियर है। यानी कि एरिया का रेशियो पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 बटे आपका हो जाता है कितना, 9 हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, 26 नंबर हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंपल देखिए कह रहा है क्या कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर, कहता है कि 1 -1 and 2 व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर 3 0 and -1 1 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक ना, एक ट्रायंगल है एबीसी। अब इस ट्रायंगल में अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आपको क्या दे रखा है, देखिए सेंट्राइड। सेंट्राइड किससे बनता है, तो आप लोग को पता है ना, मीडियन से बनता है। सेंट्राइड किससे बनता है, मीडियन से बनता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी से भी आप इसको निकाल सकते थे। तो मीडियन का जो है निर्देशांक आपको दे रखा है -1 2, वो कहता है कि इसमें दो वर्टेक्स जो है, ए का है वैल्यू 3 0 और बी जो है इसका -1 1 है, और सी का आपको जो है निर्देशांक निकालना है, सी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट होता है कि किसका, ये सेंट्राइड का जो निर्देशांक होता है वो तीनों वर्टेक्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें एकदम सिंपल बता देते हैं। देखो अगर एक ट्रायंगल ले लें, अगर ये x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है
और अगर ये x3 y3 है तो कोऑर्डिनेट का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, इससे आप सॉल्व करते तो निकल जाता। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, पहले x का अगर हम निकालते हैं तो अगर x निकालते हैं तो देखो क्या है, सिंपल क्या है देखना। तो x अगर निकलेगा तो x1 क्या है, देखो सिंपल जो है उसी को ले लेंगे, 3 है तो कितना है 3 प्लस y x2 क्या है -1, ये है -1 और यहाँ पे नहीं पता है तो मान लेंगे प्लस x डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे x वाला निर्देशांक ये है, ठीक ना, -1 इक्वल टू क्या कर देंगे -1। सॉल्व कर लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो बचेगा 2 प्लस x इक्वल टू -3 होगा ना, तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू -5। तो -5 किस में दिख रहा है, x में, तो ए नंबर। तो पहला इसका 127 का ए नंबर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बी भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 128 नंबर में क्या देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1 2 एंड 4 -1। तो देखिए जब भी इस तरह से दो पॉइंट दिया रहेगा और उसका इक्वेशन निकालना होगा ना, तो इसके लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो इक्वेशन होता है वो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इजकल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये वैल्यू जो है x1 है और y1 है ना, तो यहाँ पे जो x1 का वैल्यू है -1 और x2 का जो वैल्यू है वो 4 है और y1 का जो वैल्यू है ना, y1 का जो वैल्यू है वो 2 है और y2 का वैल्यू है -3। रख लो इसमें वैल्यू, सॉल्व कर लो, इसमें कितना होगा देखो, तो y माइनस y1 करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, कितना y1 2 है ना, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y2 कितना है -3, तो -3 और y1 तो -5, 2 यहाँ पे फिर से हो जाएगा इक्वल टू x माइनस x1 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस में हो जाएगा, -1 तो प्लस हो जाएगा और y2 कितना है 4 और 4 माइनस ये तो माइनस माइनस मिलकर के ये भी प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 5y माइनस 10 इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा -5x होगा ना, तो -5x और इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बता दो, इधर से चल जाएगा कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, इधर ये चल जाएगा कितना बचेगा बता दो, तो 5y प्लस 5x इजकल टू ये इधर जाएगा तो +5 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस वाई इजकल टू 1, तो x प्लस वाई इजकल टू 1 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए 129 नंबर जो क्वेश्चन है जल्दी से देख लीजिए आप लोग। एक 129 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, क्लियर है? आप लोग जो टेस्ट नहीं दे रहे हो टेस्ट दीजिए, ध्यान से अच्छा से टेस्ट दीजिए, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि एक कह रहा है कि द एरिया सम ऑफ इन सर्कल एंड द एरिया सम ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सी इतना, तो एरिया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी। कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का योग 770 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो सिंपल देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग को पहले से पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है ना, सर्कम सर्कल और इन सर्कल का जो एरिया का रेशियो होता है वो होता है 4:1, तो 5 यूनिट बराबर आपका दे रखा है 770, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लो तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 154, यानी कि इन सर्कल का जो है एरिया हो जाएगा 154। आपको ये भी पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस जो होता है, ठीक ना, इन रेडियस जो होता है वो फॉर्मूला होता है तो साइड डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक ना, और बराबर साइड डिवाइडेड बाय 2√3, और इसका हमको एरिया दे रखा है, तो किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो कर लो, तो पाई यानी कि कितना हो जाएगा 22/7 और उसका रेडियस कितना है
साइड, यानी कि ए स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 4 या 12 हो जाएगा, इक्वल टू 154। अब इसको काटो 22 से, देखो 11 से काटेंगे तो 2 बार में, 11 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 11 के 11, और ये फिर से 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा बता दो, 7, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 12। अब आपको कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है आपको तो सिंपल निकाल लो, क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर तो दे ही रखा है, 49 गुना 12, ये 4 से कट जाता है, कितना बार में बता दो, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 147√3 आपका राइट आंसर, 143√3 आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए 130 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 130 नंबर क्वेश्चन सिंपल देखिए क्या कह रहा है कि एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इतना सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हेमीस्फीयर का जो है टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और इतना ही बराबर आपको दे रखा है 1848, तो 3 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 1848, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 1848 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22। इसको सॉल्व कर लो आप तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल 1848 इंटू 7, ठीक ना, हो जाएगा कितना, 1236 को अगर हम भाग देंगे 66 से, डिवाइडेड बाय 66 तो आता है 196, यानी कि इधर आप सॉल्व करके देखिएगा, थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है इसी वजह से जल्दी से कर रहे हैं, नहीं तो आपको हम यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं यूज करते, आप लोग को नहीं यूज करना है। तो ये जो है आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 196, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, कितना हो जाएगा बता दो, 14। तो आपको पूछा जा रहा है क्या, तो उसकी त्रिज्या कितना है, तो 14 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आई होगी बातें। अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत रही होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप लोग टेस्ट अच्छा से दीजिए। टेस्ट में और भी, ये तो है 12 का, अभी हमको 11 का भी डिस्कशन आपको देंगे, और उसमें और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन था। तो मैथ में आप लोग को और भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग में भी अगर किसी को कुछ दिक्कत हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, तो उसका क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप लोग टेस्ट दीजिए और वो बेहतर तैयारी कीजिए। तैयारी में एकदम ध्यान लगा करके प्रीवियस ईयर का ज्यादा फोकस कीजिए और रिवीजन ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए।